दूसरी तरफ आयु की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। मिसेस किम के सजेशन पर आयु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं यह आरबिश में रहना चाहती हूँ। मिसेस किम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, तुम हम सब के साथ हर दिन बोर हो जाओगी, थोड़ा चेंज चाहिए ना। आयु तुरंत जवाब देती है, नहीं बिल्कुल नहीं। मिसेस किम कहती है, अरे इतनी सरप्राइज्ड क्यों हो गई हो तुम? मैं तो बस मजाक कर रही थी आयु। फिर तैयांग के मादर स्माइल करती हैं। उनकी मुस्कुराहट में एक ऐसी शांति और खूबसूरती थी जो किसी जवान लड़की से कम नहीं लगती थी। मुश्किल था विश्वास करना कि वो एक एंगेज बेटे की माँ है, हालांकि वो हर एंगल से तैयांग की माँ लगती थी। एलिगेंट, कॉम्पोज्ड और उसी तरह इंटेंस। उस रात जब कुकी तैयांग के सामने थी, तैयांग बार बार सोचा और उसने फैसला किया। तैयांग मन ही मन सोचता है, नहीं, जॉन जॉन्गकुक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, और उस लड़की के लिए जो उसके दिल में थोड़ा सा भी जज्बा था, वो जज्बा उसके कंट्रोल में था। तो फिर क्यों उस रात तैयांग जॉन्गकुक को छोड़ दिया था? लेकिन तैयांग उसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। अगर जॉन्गकुक ऐसे रिएक्ट ना करता और रोने वाली शक्ल ना बनाई होती, तब शायद ड्यूक किम तैयांग उस रात कुकी को अपना बनाने में एक सेकंड भी वेट नहीं करता। लेकिन जॉन्गकुक डर से काँप रहा था और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तो फिर तैयांग के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बटलर हसन कहता है, मास्टर आपकी हंटिंग सेशन रेडी है। बटलर हसन के बात पर तैयांग सिर हिला देता है और हसन से लिया हुआ गन उठाकर बेडरूम से निकल गया। जॉन्गकुक कुछ काम कर रहा था, तभी वह बोगम आ जाता है। बोगम चिंता से कहता है, कुछ हुआ है क्या? जॉन्गकुक जो एक सूखी हुई फूल की पंखुड़ियाँ अपने नोटबुक में चिपका रहा था। जॉन्गकुक शांत से उठता है और उसकी तरफ देखता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं। जॉन्गकुक की आवाज़ यूजुअल की तरह ही ब्राइट थी, बिना किसी झिझक के। क्या मैं ऐसे लग रहा हूँ? जॉन्गकुक अपनी आवाज़ धीमी करके और आंखों को थोड़ा सा छोटा करते हुए मुस्कुराया। बोगम को पता नहीं क्यों उस पल उसके गले के आसपास हल्का सा जला हुआ महसूस हुआ। बोगम कहता है, तुम इन दिनों केबिन में ही स्टक हो, थोड़ा अजीब लग रहा है। ये कहकर बोगम कैजुअली अपने कंधे उचका दिया। जॉन्गकुक कुछ सेकंड के लिए आंखें झपकाई, फिर जॉन्गकुक अपने यूजुअल ब्राइट एक्सप्रेशन को वापस लेकर आता है। उसके होठों पे एक हल्का सा स्माइल था और आंखों में वो यूजुअल चमक। बोगम कहता है, अब जब तुम्हें अपना चश्मा मिल गया है, तुम्हें बाहर घूमना चाहिए, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रही हो। बोगम अपना थोड़ा सा झुका हुआ चेहरा हाथ पे टिकाया और जॉन्गकुक को देखता रहा। जॉन्गकुक हल्का सा स्माइल देता है और फिर केयरफुली लिखना शुरू करती है वो जगह जहाँ से उसने फूल की पंखुड़ियाँ उठाई थी, और उनकी डिटेल्स अपने नोटबुक में लिखने लगा। जॉन्गकुक अक्सर अजीब और अननोन फूलों को अपने नोटबुक में ड्रॉ और पेस्ट करती थी, फिर उनका नाम ढूंढने लाइब्रेरी जाता था। बोगम हमेशा उसके साथ जाता था, सिर्फ उस मुस्कुराहट को देखने के लिए जो जॉन्गकुक के चेहरे पे तब आती थी जब उसे किसी फ्लावर का नाम मिलता था। जॉन्गकुक एक ऐसा लड़का था जो दुनिया के हर बर्ड और फ्लावर का नाम जानना चाहता था। बोगम को उसका गीकी साइड बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जॉन्गकुक सॉफ्टली एक ब्लोटिंग पेपर से नोटबुक प्रेस किया ताकि इंक फैल ना जाए, और फिर उसे केयरफुली बंद कर दिया। वो चश्मा जो वापस मिला था कुकी के छोटे से चेहरे पर हल्की सी चमक के साथ चमक रहा था। बोगम कहता है, थोड़ा वॉक करे, उस ट्री तक चले जो तुम्हें पसंद है, वो ही जो रिवर के सामने है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं। जैसे ही बोगम अपनी बात कंप्लीट करता है, जॉन्गकुक तुरंत जवाब दे दिया। बोगम कहता है, तुम तो हमेशा जाती थी वहाँ, क्या हुआ है? फिर से जंगल में कुछ डरावना दिख गया है? जॉन्गकुक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैं आज जंगल में नहीं जा सकता। बोगम कहता है, लेकिन क्यों? ओह, आज ड्यूक का हंटिंग डे है क्या? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिलाया और अपना नोटबुक टेबल के कोने तक स्लाइड कर दिया।
थोड़ी देर बाद दूर से घोड़ों की पैरों की आवाज़ सुनाई देता है। बोगम कहता है, वाह, दे मस्ट बी गोइंग हंटिंग, सो कूल। ये कितना औसम लग रहा है। बोगम जल्दी से उंडो के पास भागकर आ जाता है और एडमायर करने लगता है। ड्यूक किम तायंग और उनके लोग केबिन के साइड वाले रास्ते से फॉरेस्ट में जा रहे थे। आगे हंटिंग के ट्रेंड डॉग्स चल रहे थे। उनके पीछे 5 जवान घोड़ों पर सवार थे। जॉन्गकुक भी बोगम के साथ विंडो के बाहर देखता है। आज ड्यूक एक डार्क ब्राउन ग्लोसी हॉर्स चुना था अपने लिए। तयांग का रेड जैकेट और चमकता हुआ शूट गन जॉन्गकुक की नज़र पकड़ लेता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम सब एक जैसे हो। बोगम कहता है, लेकिन जॉन्गकुक, मैं तो हंटिंग करता ही नहीं। मैं तो ज़िंदगी भर हंटिंग नहीं करूँगा। बोगम का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया जब वो ड्यूक को एडमायर कर रहा था। उस मोमेंट में ड्यूक किम तयंग अपना सिर कॉटेज की तरफ मोड़ दिया। जॉन्गकुक जो पहले ही कर्टेन के पीछे छुपा हुआ था, जॉन्गकुक तयंग को अपने तरफ घूरते हुए देखकर घबरा जाता है और उंडो से थोड़ा पीछे हट जाता है। पिछले 10 दिन से जॉन्गकुक पूरी कोशिश कर रहा था उससे बचने की। ना तो वो रिवर के पास गया, ना ही फॉरेस्ट में वॉक करने के लिए गया। उसे अंकल बांग के लिए थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा था, क्योंकि अब वो अकेला गार्डन का सारा काम कर रहा था। जॉन्गकुक सिर्फ तब हेल्प करता था जब ड्यूक इस डेट में नहीं होता था। जैसे ही वो वापस आता है, जॉन्गकुक तुरंत गार्डन छोड़ देता है। उस रात के बाद जॉन्गकुक तयंग से और ज़्यादा डरने लगा था। जॉन्गकुक का प्लान था कि वो ये सब थोड़ा इनकन्वीनियंट बिहेवियर समर ख़त्म होने तक चलाएगी। जैसे ही ऑटमन आएगा, तयंग अपने एंगेजमेंट के लिए कैपिटल सिटी चला जाएगा। फिर आरबिश वापस शांत हो जाएगा। बोगम चिंता भरी नज़र से जॉन्गकुक के पेल चेहरे को देखकर कहता है, तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो क्या? चाहो तो तुम मेरे घर आ जाओ। जॉन्गकुक कहता है, नहीं बोगम, मैं ठीक हूँ। जॉन्गकुक अपना सिर हिलाया और फिर डिनर टेबल के सामने वाली सीट पर वापस बैठ गया। वैसे भी शाम तक सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही जॉन्गकुक बिना ध्यान दिए अपनी बुक खोलता है, अचानक गन शूट्स की आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद शिकारी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और घोड़ों की दौड़ने की भी। जॉन्गकुक अपने मुट्ठी कसकर बुक के पेज पलटे, जिसे वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक मन में बस एक ही बात सोच रही थी, अब तो शाम को जंगल जाना ही पड़ेगा। बहुत सारी बेचारी छोटी बर्ड्स होंगी जिन्हें दफनाना होगा। अपने पार्टी को आगे भेजने के बाद तयंग जंगल के बीच एक चौड़ी सड़क पर अपना घोड़ा रोक दिया। जब उसने अपना हेड उतारा तो उसके उलझे हुए बाल उसके माथा तक गिर गए। खूनी शिकार के बावजूद जंगल आज कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था। आज का शिकार काफ़ी एक्साइटिंग था। तयंग ने हर टारगेट को बिल्कुल सही शूट से मारा और हर पल उतना ही थ्रिलिंग था जितना हमेशा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों उस एक छोटी सी चिड़िया के उड़ जाने की कोशिश उसके मन में कुछ अधूरा सा छोड़ गई। केबिन के डायरेक्शन में देखते हुए तयंग अपने घोड़े को धीरे से घुमाया। वो छोटी लड़की जो उसके हंटिंग ग्राउंड में रहती थी, शिकार खत्म होने के बाद रोते हुए जंगल से बाहर आती थी और मरी गई बर्ड्स को दफना रही होती थी। उसके वो अजीब गरीब एक्शन अब तक तयंग के दिमाग में थे। तो फिर अब वो लड़की जो अब लड़की नहीं रही, उस लेडी का क्या वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है? इस अजीब सी क्यूरियोसिटी के साथ तयंग अपने गन उस छोटी सी चिड़िया की तरफ उठाया जो एक शाखा के किनारे बैठा हुआ था। बैंग! एक तेज आवाज़ के साथ बर्ड नीचे गिर जाता है। तयंग अपने घोड़े को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, पीछे अपना मरा हुआ शिकार को छोड़ते हुए एक बार और निशाना लगाना और गोली चलाना। तयंग शांति से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते के एक मोड़ पर खून से रंगे बर्ड्स गिरती गई। जॉन्गकुक उन छोटे बर्ड्स को दफना रहा था। जॉन्गकुक मन में कहता है, मैं उससे नफरत करता हूँ। जॉन्गकुक एक गड्ढा खोदा और हर बर्ड को दफनाते वक्त वही शब्द दोहराई,
मैं ड्यूक के इस खौफनाक शख्स से नफरत करता हूँ। मुझे ये सच में बिल्कुल पसंद नहीं है। जोंगकुक अपने पसीने पसीने से भीगे माथा को पोंछते हुए जोंगकुक अपने दिल का दर्द अंदर ही निगल लिया। उसे लगा वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी है जब कुछ ही मीटर्स दूर एक और खून से भरी बार्ड्स ज़मीन पर पड़ी दिखी। जोंगकुक अपना शावल उठाया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जोंगकुक किसी जानवर के मारने के एक्ट को गलत नहीं कहना चाहता था। अंकल बांग भी कभी कभी खाने के लिए शिकार करते थे और जोंगकुक खुद पालतू जानवर पालता है। लेकिन जोंगकुक के लिए ये समझना मुश्किल था कि ड्यूक सिर्फ मज़े के लिए जानवर को मारते हैं और उन्हें बिना किसी अहमियत के छोड़ देते हैं। कब ख़त्म होगा ये समर? एक लंबी सांस के साथ जोंगकुक दुआ की कि उसका फेवरेट सीज़न समर जल्दी से ख़त्म हो जाए। जब उसने एक और बर्ड को दफनाया, वो एक क्राउन बर्ड थी जिसका पैटर्न बहुत ही शानदार था। जब जोंगकुक शाम के जंगल के अंदर गहराई तक चला गया था, तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ड्यूक किम दयंग हर साल शिकार पसंद करते थे और जोंगकुक हमेशा उनकी मरी हुई बर्ड को दफनाती थी। लेकिन आज तक कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि जैसे वो एक रेगुलर टॉम्स का रास्ता बना रहा हो, जैसे एक पाथ बन गया हो। मारी गई चिड़ियों का मुझे अब वापस मुड़ जाना चाहिए। एक ठंडी सी डर भरी फीलिंग्स जोंगकुक के जिस्म में दौड़ गई। उसने ऊपर देखा, आसमान लाल हो रहा था। उसने अपनी नज़र सूरज के ढलने से नीचे झाड़ियों के पार घुमाई और उसने उसे देखा। ड्यूक किम दयंग एक कटे हुए पेड़ के ट्रंक पर बैठा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। जोंगकुक का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया और वो लगभग गिर पड़ी। तभी उसने एक बिना फिक्र के अंदाज में बोला, हेलो जोंगकुक। ड्यूक किम दयंग की आवाज़ बिल्कुल उन बर्ड्स के पंखुड़ियों की जैसा नरम थी जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले गोली से उड़ा दिया था। वैसे दयंग तो काफ़ी लेट हो गया है। जिनके साथ वो गया था वो तो शायद वापस भी आ गए हैं। तभी मिसेस किम की आंखें थोड़ी सी चढ़ गई जब उसने अपना कार्ड नीचे रखा। वो कार्ड गेम जो वो खेल रही थी अब उसे बोर कर रहा था। वो डिनर जल्दी स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन दयंग अब तक हंटिंग ग्राउंड से वापस नहीं आया था। उसने कहा था वो वुड्स में वॉक पे जाएगा। आयु एक नरम सी स्माइल के साथ जवाब दिया। उसके चेहरे पर वो शिकस्त का कोई असर नहीं था जो उसने अभी कार्ड गेम में जानबूझ कर ली थी। वहाँ बैठे बाकी सब लेडीज जानती थी कि आयु जानकर गेम हार दिया है, इसलिए उसके तरफ वो सब एक प्लीज्ड स्माइल के साथ देखती रही। अगली डचेस ऑफ आर्विश सारी क्वालिटीज़ में परफेक्ट थी। तेज़ दिमाग, ताजीब और ग्रेस भी। आयु को पता था कि वो एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ के बीच में काफ़ी तारीफ पाती है। दयंग को तो वो जंगल बहुत ज़्यादा पसंद है। मिसेस किम ने हल्की सी बेल बजाई और मेड ने टेबल समेटना शुरू कर दिया। रिसेप्शन टेबल के आसपास बैठे बोर्ड लेडीज़ ने हल्का फुल्का स्नैक्स एंजॉय किया और फॉर्मल तरीके से चीट चैट करने लगी। हर बात ऑब्वियस थी, लेकिन उसमें भी एक एलिगेंस था। ओह आयु, क्यों ना तुम अपने दोस्तों को बुलाओ और एक छोटी सी पार्टी होस्ट करो। आयु की आंखें एकदम वाइड ओपन हो गई मिसेस किम के सजेशन पर। मैं यह आर्बिश में रोज़ हम सबको झेलना पड़ता है तुम्हें, तो थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट भी ज़रूरी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इतनी सरप्राइज क्यों हो गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी आयु। मिसेस किम का चेहरा रिलैक्स्ड था और उसकी मुस्कान इतनी जवान और खूबसूरत थी कि मुश्किल से कोई मान सकता था कि वो एक एंगेज बेटे की माँ है। वो सच में दयंग की तरह दिखती थी। चाहे डचेस मिसेस किम अपने टाइम ऑनर्ड ब्यूटी के लिए पूरे एम्पायर में प्रेस्ड थी, लेकिन वो अपने पति का प्यार जीत नहीं पाई थी। जब आयु ने मिसेस किम की ट्रैजिक लव लाइफ के बारे में सोचा, उसने महसूस किया कि वो औरतें जो प्यार के चक्कर में पड़ती हैं वो बेकार होती हैं। दयंग के फादर के पास भी एक स्ट्रेस थी।
जैसे हार पावरफुल आदमी के पास होती है, लेकिन उसने कभी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट की जो अगले सक्सेसर के लिए ट्रैवल बने। चाहे उनके बीच प्यार ना हो, ड्यूक और डचेस ऑफ आर्बिश ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया और अपने ड्यूटीज़ में काफ़ी वफादार रहे। ना कोई बेकार की लालच थी, ना ही बेकार की उम्मीदें जो घर को तोड़ती है। आयु भी तयंग के साथ एक ऐसे ही रिश्ते की उम्मीद करती थी, काम एंड रिस्पेक्टफुल। तुम्हें पेशार लेने की ज़रूरत नहीं है आयु। सोचो जैसे एक रिहर्सल हो। अगर मेंशन यंग लोगों से भरा होगा तो हम सबको भी मज़ा आएगा। मिसेस किम का स्माइल और ज़्यादा ब्राइट हो गया था, है ना लेडीज़? सब जानते थे कि एक क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मल जेस्चर था। असल में कोई ओपिनियन नहीं चाहिए था उन्हें। डचेस तो वाकई में बहुत गॉर्जियस और केयरिंग है। काउंटेस काउंटेस यानी कि आयु के मादर मिसेस किम की तारीफ की और फिर बाकी की महिलाएं भी उसी राह पर चल पड़ी। जरा सी ओवर एक्टिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्स बरसाने लगी। आयु ने हल्का सा शर्मा के अपना सिर झुकाया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उन दोस्तों के नाम सोच रही थी जिन्हें वो इनवाइट कर सकती थी। जब उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाकर रुकी, वो लड़की याद आई, जोंगकुक। वो बेचारी अनाथ जो उस जंगल में रहती थी। वो लड़की कुकी, वो बहुत ज़्यादा तमीज़दार थी और अपनी हालत को समझती थी, लेकिन उसमें फिर भी कुछ अजीब सा घमंड था। क्या मैं कुकी को बुला सकती हूँ? आयु की खुश मिजाज सवाल ने माहौल को पूरी तरह से गंभीर बना दिया था। तुम उस अनाथ की बात कर रही हो जो मालिक के साथ रहती है? हाँ, वही लड़की, जियोन जोंगकुक। अरे आयु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? काउंटेस थोड़ा सा घबरा गई और आयु को घूरती हुई बोली, लेकिन आयु के चेहरे पर शांति बनी रही। वो बेचारी लड़की शायद कभी किसी प्रॉपर पार्टी में नहीं गई होगी। मैं चाहती हूँ कि कुकी के लिए ये एक यादगार तजुर्बा हो मॉम। आयु ने अपनी ग्रेस और एलिगेंस में कोई कमी नहीं आने दी, चाहे उसका डायलॉग थोड़ा बोल्ड क्यों ना हो। तुम्हारी बात सुनकर तो ये सच में एक अच्छा आइडिया लगता है डचेस, आई मीन ओल्ड मिसेस किम के चेहरे पर एक संतोष सी मुस्कुराहट थी। वो ऐसा कहती हैं। वो तब से आयु को ध्यान से देख रही थी। जो तुम्हें ठीक लगे आयु, तुम वो ही करो। दूसरे तरफ जंगकुक आप भी उन सब बर्ड्स के रास्ते को देख रही थी जो उसने दफन किए थे। जब उसने दोबारा अपनी नज़र घुमाकर ड्यूक को देखा तो एक ही सोच उसके जहन में आई, पागल है ये आदमी। इस हालत को एक्सप्रेस करने के लिए और कोई शब्द ही नहीं बचा था। जोंगकुक के खून से भरे ग्लव्स अब पसीनों से भीग चुके थे। उसका दिल गुस्से और डर के मिले जुले जज्बात से जोर से धड़कने लगा और तैयांग के दिमाग में इस वक्त बहुत ही खतरनाक चल रहा था। जोंगकुक मन ही मन कहता है, भाग जाओ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।